नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग में फंसे हुए मजदूरों की राहत बचाव कार्य में जहां लगातार बाधाएं आ रही हैं, वहीं अब मौसम भी राहत बचाव अभियान को प्रभावित कर सकता है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक उत्तराखंड में बने हुए यहाँ जो हाल है उसको लेकर भी अपनी संभावना जताई है। आपको बताते चलें कि मौसम के करवट बदलने की संभावना पूरी तरह से मौसम विभाग यहां पर जता रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और प्रदेश में कई जगहों पर बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। तो मौसम विभाग कई जगहों पर बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी कर चुका है। ऐसे में सिलक्यारा की सुरंग में चल रहे मजदूरों की राहत और बचाव कार्य में मौसम का प्रभाव पड़ सकता है। उत्तराखंड में कैंसर के मरीजों की मॉनिटरिंग और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कैंसर रजिस्ट्री शुरू होने जा रही है, जिसके संबंध में दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया है कि विदेशों में कैंसर के मरीजों का डेटा सरकार और स्वास्थ्य विभाग के पास होता है, लेकिन भारत इस तरह का डेटा बहुत कम उपलब्ध करवाता है और छोटे छोटे पेपर के माध्यम से ही विभाग द्वारा डाटा जुटाया जाता है। लेकिन अब उत्तराखंड में कैंसर रजिस्ट्री शुरू हो रही है। इस रजिस्ट्री परियोजना के माध्यम से विभाग कैंसर के मरीजों की यहां डिटेल्स हासिल करेगा, जिससे विभाग को कॉन्सुलेटेड डाटा प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने यहां स्मोकिंग को कैंसर की मुख्य वजह बताया और कहा कि उत्तराखंड में ऐसे मरीजों और उनके रहन सहन को भी देखा जाएगा। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा की कमी है और इन सब का डाटा भी उन्हें मिल सकेगा, जिसके आधार पर विभाग कैंसर की दर को कम कर सकता है। इस प्रोजेक्ट में यहाँ रेडियोथेरेपी के हेड डॉक्टर जो कि दौलत सिंह हैं और पैथोलॉजी के हेड है नवीन थपलियाल, उन्होंने ये पूरी बात कह दी है और इन 2 डॉक्टर्स के सुपरविजन में ये कैंसर रजिस्ट्री रहेगी और दून अस्पताल में ये पुराने ब्लड कलेक्शन सेंटर में ही इसका कार्यालय स्थापित किया गया है। इसको लेकर सभी डॉक्टर्स को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इससे हमें कैंसर के मरीजों की काउंसलिंग और उनको बेहतर इलाज देने में मदद मिलेगी। वेस्टर्न तो हम लोग बहुत डाटा मालूम है, लेकिन इंडियन डाटा बहुत कम उपलब्ध है। इसमें सिर्फ जो छोटे छोटे पेपर्स होते हैं उन्हीं से कंपाइल करके डाटा बनता है। लेकिन अभी उत्तराखंड में एक कैंसर रजिस्ट्री शुरू हो रही है, जहां पर जितने भी हमारे कैंसर के डायग्नोज मरीज होंगे उनकी पूरी डिटेल रखी जाएगी। उनके आसपास के लोगों को भी सर्च किया जाएगा उस तरह से कि तो एक कैंसर का एक कंसोलिडेटेड डाटा हमें मिल जाएगा। तो इसमें जो भी निष्कर्ष सामने आएंगे उस निष्कर्षों पर हम कुछ करने लायक कंडीशन में रहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड में स्मोकिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा है, वो एक बड़ा कारण है। क्या पहाड़ पर रहना, ऑक्सीजन की कमी होना, दवाइयों को अनुपलब्धता, इस तरह की क्या प्रॉब्लम कैंसर बढ़ाने में कहीं दिक्कत तो नहीं कर रही है? या जो अकेले रहते हैं, मतलब इस तरह के बहुत से पैटर्न हमें सामने आ सकते हैं, जहां उनको हम लोग अटैक कर कर कैंसर की दर कम करने में बहुत ही सहायक होगा। तो एक बहुत ही अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें डॉक्टर दौलत सिंह जो हमारे रेडियोथेरेपी के हेड हैं और डॉक्टर नवीन थपलियाल जो पैथोलॉजी के हेड हैं, इन दोनों के सुपरविजन में ये कैंसर रजिस्ट्री रहेगी। तो यहाँ पर जो हमारा पुराना ब्लड कलेक्शन सेंटर था, आपने ध्यान हो तो 3rd फ्लोर पर मेडिसिन ओपीडी के बगल में, हमारे सेंट्रल लैब के बगल में, वहाँ पर इसका ऑफिस स्थापित किया गया है और सभी डॉक्टरों की एक बार ट्रेनिंग इस बारे में हो चुकी है किस तरह से इसके फॉर्म को भरना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही एक माइलस्टोन स्टडी साबित होगी हम लोग के लिए और इससे कैंसर के मरीजों को समझने में और उनको जल्दी इलाज देने में बहुत ही एक सहायक होगी। देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आमजन की जहां जरूरत है, वहीं इनकी वजह से ही यहां आप देखिए जिले में जाम की समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में जाम से निजात दिलाने के लिए कवायद तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में जल्द दून में ही यहां विक्रम के रूट पर बदलाव हो सकता है। इसके लिए तजब देहरादून में ही यहां आप देखिए मुख्य शहर यानी कि घंटाघर और परेड ग्राउंड क्षेत्र में विक्रम टेम्पो वाहनों के ही संचालक पर पूरी तरह से संचालन पर यह पाबंदी लगाने की सिफारिश की गई है। संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून ने एसएसपी को इस मामले में एक प्रस्ताव भेजा है और इस मामले को लेकर संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने कहा कि विक्रम के अनियंत्रित होने के साथ साथ यहां अनियंत्रित संचालन की वजह से लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विक्रम का यहां परमिट शहर के केंद्र से 25 किलोमीटर परिधि के लिए होता है, लेकिन ये वाहन चुनिंदा रूटों पर चल रहे हैं, जिससे जैम की समस्या बढ़ रही है। घंटाघर और परेड ग्राउंड क्षेत्र में विक्रम का संचालन बंद करने की जरूरत है।
मुख्य उद्देश्य है वो है कि शहर के जो बीचों बीच घंटाघर परेड ग्राउंड के आसपास जो ट्रैफिक जाम लगता है उससे कैसे मुक्ति पाया जाए। तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा है, एसएसपी महोदय को प्रस्ताव किया है कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि गाड़ियों को जो खासकर विक्रम है, विक्रमों को हम लोग चाहते हैं कि वो घंटाघर के आसपास भीड़ भाड़ न लगाएं। जैसे मान लो जो आईएसबीटी से विक्रम आते हैं, हम चाहते हैं रेलवे स्टेशन से ही मुड़ जाएं वो। प्रेम नगर से जो विक्रम आ रहे हैं, प्रभात सिनेमा से मुड़ जा रहे हैं वो। उसी तरह हम चाहते हैं कि ये इस एरिया को भीड़ भाड़ से थोड़ा सा मुक्त रखा जाए। इसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है एसएसपी महोदय को। उनको ही अधिकार है किसी क्षेत्र से किसी गाड़ी के संचालन को रोक लगाने का। तो हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी उसमें प्रगति हो जाएगी और बहुत जल्द आपको दिखाई देगा कि परेड ग्राउंड और घंटाघर के आसपास जो विक्रम मुख्यतः हैं उनका जो भीड़ भाड़ लगता है वो कम दिखाई देगा। हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने जिला प्रशासन के अधिकारियों पर काम में ढिलाई बरतने और उनके क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगा दिया। अनुपमा रावत ने यहां मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अपने विधानसभा क्षेत्र के लालडांग के ही यहां सिडकुल स्थापित करने की मांग की है और अनुपमा रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद लालडांग में यहां इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जाने की घोषणा की थी। अप्रैल 2023 में इसको लेकर सीएम की अध्यक्षता में मीटिंग भी की गई, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों को विधायक के साथ मीटिंग कर आगे की कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने अब तक इसकी सुध नहीं ली है। उन्होंने कहा कि यहां लालडांग अति पिछड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में सिडकुल बनने के यहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री जी ने जब तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री थे 2021 के समय में एक घोषणा की थी कि सिडकुल की स्थापना की जाएगी न्याय पंचायत लालडांग में। आज इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को लाने की बात हुई है, इतने बड़े इन्वेस्टर समिट हुआ, लेकिन उसका जिक्र कहीं नहीं है। और मैंने जो बैठक हुई थी अप्रैल 20 तारीख को 2023 को इसी वर्ष में ये बात रखी थी। आज से ठीक 7-8 महीने इस बात को हो गए, जिसमें स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए, क्योंकि ये उनकी घोषणा का हिस्सा है, किन्हीं की भी नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री की घोषणा का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 7-8 महीने लग रहे हैं अधिकारियों को कि वो क्षेत्रीय विधायक से उसके बारे में प्रोग्रेस को ही डिस्कस नहीं कर रहे। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री के ऑफिस से, उनके कार्यालय से वो आता है कि इस कार्य को किया जाए। तो इतना समय तो मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी याद दिलाई। मैं तो विधायक बनते ही सबसे पहले यही मांग रखी कि भाई बेरोजगारी को दूर कीजिए और वहाँ पर सिडकुल की स्थापना कीजिए, अपने प्रॉमिस को पूरा कीजिए। और विधानसभा में याद दिलाई, उसके बाद बैठक में याद दिलाई। 1-2 साल हो गए घोषणाओं को पूरा करने में। तो मैंने कहा ये उपयुक्त समय है, इतना बड़ा समिट कर रहे, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ला रहे, इतना साज सज्जा हो रही है, अपना आभा मंडल आ रहे, तो वो उस बात को भी याद रख। 2-2, 3-3 विधानसभा, यही नहीं मेरी विधानसभा नहीं, आसपास की विधानसभा के लोगों को भी, यहाँ के लोगों को भी वहाँ रोजगार मिले। अगर कोई काम को करने में आप 2-2, 3-3, 4-4 साल लगा देंगे तो कैसे काम होगा? काम तो अपने ही समय पे होगा ना। उसमें स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय की चिट्ठी है, अपर मुख्य सचिव के सिग्नेचर हैं, जिसमें साफ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में वो बैठक हुई है, जिसमें 9 बिंदु मेरी विधानसभा के रखे गए। और उसमें साफ है कि विधायक माननीय विधायक के साथ जो अधिकारी हैं वो बैठक करें, लेकिन आज तक उस कार्य को उसको जल्दी करें ना, तभी तो सरकार उसमें कुछ करेगी। करनी पड़ेगी, या तो फिर उन्हें कहना पड़ेगा कि मैंने जो घोषणा मुख्यमंत्री रहते उस समय की थी वो कोरी थी। क्या वो ये कह सकते हैं? देहरादून राजपुर रोड में यहां लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी और उसके 3 साथियों को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिनको पूछताछ के लिए देहरादून लाया गया है। और इस मामले को लेकर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि ये आरोपी कई राज्यों में इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं और ये आरोपी सभी जगह पर वांटेड चल रहे हैं और इन आरोपियों की धरपकड़ के लिए दूसरे राज्यों की पुलिस भी इनसे पूछताछ करेगी और हो सकता है कि जिन मामलों में ये आरोपी अब तक फरार चल रहे हैं उन्हें भी जल्द हल किया जाए। जैसे अभी वेस्ट बंगाल की जो 30 करोड़ की 6 माह पूर्व डकैती की गई थी, उसमें उनके पास एक फुटेज थी। फुटेज की जो पहचान, जिसको अभिषेक को गिरफ्तार किया गया है, उससे हुई है। तो वहाँ की पुलिस भी आकर उससे पूछताछ करी और अपने मामले में उसको भी वो रिमांड पर लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये अभियुक्त हैं अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं और जिस तरह से ये गिरफ्तारी के बाद उसका नाम खुला है, इसमें जो प्रिंस है और ये भी वांटेड चल रहा है। महाराष्ट्र के लाटूर में जो डकैती हुई थी वहाँ वांटेड चल रहा है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की पुलिस या अन्य कोई पुलिस अगर
करती है तो ये सभी मामलों की चेन आपस में जुड़ेगी और उस पर कार्रवाई अच्छी हो पाएगी। रुड़की के मोहनपुरा में एक झोला छाप डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झोला छाप डॉक्टर पर यहां आप देखिए लविश त्यागी नामक व्यक्ति को उपचार देने के दौरान गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा है और परिजनों का आरोप था कि यहां झोला छाप डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने के बाद ही त्यागी की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों और उसके त्यागी समुदाय के लोगों ने पुलिस से झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, जिसमें उसे गिरफ्तार करने की भी मांग की गई है। क्षेत्र में 10 अक्टूबर को एक व्यक्ति की पाल क्लिनिक में जो है इंजेक्शन लगाने से वहीं पर मौके पे उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें कल आरोपी चिकित्सक जो मनोज पाल है उसकी गिरफ्तारी की गई है और विवेचना में प्रकाश में आया है कि ये कम्प्लीटली एक फर्जी हॉस्पिटल संचालित कर रहा था पिछले 15 साल से। इसके पास कोई भी एलोपैथी से रिलेटेड डिप्लोमा नहीं होना पाया गया। इसके पास जो डिप्लोमा है वो नेचुरोपैथी का है, जिसमें कि एलोपैथी ये संचालित नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में हमने चिकित्सा विभाग हरिद्वार से भी एक रिपोर्ट प्राप्त की है, जिसमें इनका क्लिनिक जो है वो कम्प्लीटली अवैध होना पाया गया है। तो आज इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा और जो भी आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना रायपुर क्षेत्र निवासी एक महिला द्वारा थाना रायपुर में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें महिला ने इफ्तिकार नाम के ही व्यक्ति पर अपनी 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास जो किया गया है उसका आरोप लगा दिया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और तलाश के लिए टीमों का गठन किया गया है। इस टीम ने 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को यहां गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जनजातीय क्षेत्रों में विकसित भारतीय संकल्प यात्रा का क्रम जारी है और इसी कड़ी में चक्राता ब्लॉक में ही ग्राम सभा जो बायला है इसमें संकल्प यात्रा पहुंची है, जिसका ग्रामीणों ने फूल मालाओं और पारंपरिक जौनसारी परिधानों वेशभूषा पहनने के साथ ही स्वागत किया है। इस कार्यक्रम में आयुर्वेद, कृषि, ग्राम्य विकास विभाग और साथ ही बाल विकास, बिजली, स्वास्थ्य आदि विभाग उपस्थित रहे हैं। इन विभागों के द्वारा कार्यक्रम में स्टॉल्स भी लगाए गए, जिससे लोग जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर लाभान्वित हुए हैं। भारत संकल्प यात्रा के अंतिम दिन आयुर्वेद विभाग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों की भीड़ देखने को मिली है। शिविर में यहां एनसीडी रिवर्सल जो कि एक्सपर्ट हैं एवं योग एक्सपर्ट डॉक्टर डीसी पोसवाला और ये डीसी पसबोला हैं, उनके द्वारा सभी रोगियों का प्रशिक्षण कर आयुर्वेद एवं योग चिकित्सा पद्धति द्वारा समुचित चिकित्सा उपचार प्रदान किया गया। चिकित्सा शिविर को सफल बनाने में कक्ष सेवक निहाल सिंह चौहान एवं एमपीडब्ल्यू विवेक घनशाला और साथ ही साथ यहां पर महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोग भी मौजूद रहे। जहां पर उत्तरकाशी के सिलकारा सुरंग के अंदर ऑगर मशीन की बचाव अभियान को झटका लगने के बाद अब सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी तेज हो गई है और इसके लिए यहां शनिवार को ड्रिलिंग मशीन को पहाड़ी पर चढ़ाया गया था। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी भी बचाव दल का जोर सुरंग के अंदर ही मैनुअल ड्रिलिंग शुरू करने पर है, तो सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग की तैयारी तेज हो गई है। सुरंग के ऊपर से मशीन को पहाड़ पर पहुंचाए जाने का काम पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है। ऑगर मशीन के खराब होने से सुरंग में फंसे हुए मजदूरों और उनके परिजनों में बेचैनी अब बढ़ गई है। राहत बचाव कार्य को मौजूद सूरत हाल किस तरह से देखे जा रहे हैं, क्या कुछ वहां पर इस वक्त चल रहा है, इसकी जानकारी तो जुटाई गई है, लेकिन आप देखिए कितने समय से अब तक यहाँ ये मजदूर बाहर नहीं आ पाए हैं और हर किसी की अब दिल की धड़कनें तेज होती चली जा रही हैं, क्योंकि जितने भी अभियान चलाए गए हैं सब फेल होते नजर आए। अब ड्रिलिंग मशीन का यहाँ पर सहारा लिया गया है, लेकिन ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता ने भी पूरी जानकारी ली है क्या कुछ वहां पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से हालात हैं, क्योंकि साफ तस्वीरें तो आपके सामने, कई दिनों से ये तस्वीरें हर कोई देख रहा है, लेकिन हर किसी की नजर एक ही चीज पर टिकी हुई है कि श्रमिक कब सुरंग से बाहर आएंगे, क्योंकि अभी तक एक भी श्रमिक जो है वो सुरंग से बाहर
नहीं आ पाया है। वीडियो वायरल लगातार हुई कि बिल्कुल पूरी तरह से सकुशल हैं। उसके बाद खाना गर्म अंदर पहुंचाया गया है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बताते चले कि परिजनों का अब कहीं ना कहीं बुरा हाल जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि श्रमिक बाहर नहीं आ पाए हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने टनल में फंसे हुए मजदूरों के राहत बचाव कार्य को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साध दिया है और काशीपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मजदूरों को बचाने के केंद्र और राज्य सरकार के जो यहां पर प्रयास हैं अभी तक सफल नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार केवल हवाई बातें कर रही है और मजदूर धीरे धीरे मौत के आगोश में जाते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यहां पर जो ठेका कंपनी है उसके खिलाफ जांच करने के लिए भी बच रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काशीपुर महानगर जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन भी वहां पर मौजूद रहे। लेकिन मैं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबकी बात मैं नहीं करता, गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा। कुछ मीडिया कर्मियों ने हमारा साथ भी दिया। पिछले 1 साल से लगातार करण मेहरा और कांग्रेस के साथी कंट्रोल ब्लास्टिंग की बात कर रहे थे, लेकिन कहीं भी प्रशासन ने या सरकार ने उस पर तवज्जो नहीं दी और अनकंट्रोल ब्लास्टिंग का ये नतीजा है जो हिमालय हिल रहा। आपकी सेस्मिक जोन 4 और सेस्मिक जोन 5 है उत्तराखंड, और ऐसी जोन में 66 टनल्स बन रही हैं, 66 टनल्स में अगर हम लोग इसी तरीके से अनकंट्रोल ब्लास्टिंग करेंगे तो उसका नतीजा प्रकृति के खिलाफ भी है और हमारे भी खिलाफ है। दूसरा 4.5 किलोमीटर की ये टनल है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें 41 मजदूर फंसे हैं। उस टनल में कोई भी एस्केप पाथ नहीं बनना है, ये आश्चर्य नहीं करता आपको? कोई भी सेफ्टी मेजर का इंतज़ाम नहीं है। और उसके अलावा ह्यूम पाइप्स पड़ते हैं जब इतनी बड़ी टनल पड़ती है, ताकि कभी कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो ह्यूम पाइप्स के मदद से बाहर निकाला जाए, जब तक पीछे की क्रस्ट को पक्का नहीं किया जाता। वो इसमें नहीं था। आज तक FIR नहीं हुई है, 16 दिन हो गए। सरकार कहती है पहले मजदूर निकल जाएं। मजदूर निकालने का काम टेक्नीशियन, इंजीनियर्स और मजदूर कर रहे हैं, लेकिन ये काम तो सरकार को करना चाहिए। सरकार की कलम में क्यों तेज़ी नहीं आ रही कि वो कंपनी के हेड के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे? 16 दिन हो गए। 11वें दिन मैं स्वयं था, प्रीतम सिंह जी थे, उससे पहले मंत्री प्रसाद नैथानी वहाँ थे, यशपाल आर्या जी वहाँ गए, लेकिन इतने दिन तक कंपनी का हेड नहीं आया था। केंद्रीय मंत्री आ रहा है, लाल कारपेट बिछाने की होड़ मची है DM में और अधिकारियों में। लोग अपनी मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी जो दुख देने वाली हैं। और जूलॉजिस्ट और पर्यावरणविद लगातार कह रहे हैं कि हम लोगों से किसी तरीके की राय नहीं लेंगे। ये तो सड़क में के लिए बन रहा है, लेकिन जो हमारी रेल लाइन है उसमें 120 किलोमीटर की रेल लाइन में कर्णप्रयाग तक की, हम 80 किलोमीटर टनल्स के अंदर हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी कोई मिसहैपनिंग होगी तो क्या हाल होगा? सरकार की कमी आप पूछ रहे हैं। पहले दिन आप लोगों के माध्यम से जवाब दिया गया कि 35 मजदूर हैं, उसके बाद 10 दिन बाद बताया कि 40 हैं, और 12वें दिन बताया कि वो 41 हैं। तो जब सरकार को यही पता नहीं सही से कि आंकड़ा कितना है कितने, और दीपावली के दिन मजदूरों से काम क्यों लिया जा रहा था? जो हमारे लेबर एक्ट है उनका वहाँ कोई पालन नहीं हो रहा। इसीलिए प्रियंका गांधी ने कहा है लेबर एक्ट्स में जो कार्रवाई नहीं भी उसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं। ये वही कंपनी है जिसका थाने में 20 लोगों की मृत्यु इनके काम की वजह से हुई। 10 मजदूर मरे थे और 10 आम नागरिक मरे थे, लेकिन कंपनी क्योंकि बड़े रसूखदारों की है, इसीलिए स्थानीय प्रशासन। ईजाबोई शगुन योजना के तहत 48 घंटे से ज्यादा अस्पताल में रुकने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन के तौर पर 2000 की धनराशि दी जाती है। और CMO की ओर से 1 महीना पहले फंड जारी करने के बावजूद भी कई सरकारी अस्पतालों में महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिस पर कार्यवाही करते हुए CMO द्वारा दून अस्पताल समेत 12 अस्पताल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। और मामले पर जानकारी देते हुए दून अस्पताल के ही CMC अनुराग अग्रवाल ने कहा कि दून अस्पताल में यहां मरीजों की संख्या शहर भर में सबसे ज्यादा है, और ऐसे में लाभार्थियों के जो बैंक खाते हैं समय में अन्य दस्तावेज तैयार करने और उसमें अभी समय लग रहा है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। हालांकि 1000 से भी ऊपर लाभार्थियों की जो लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है और जल्द ही इस योजना का लाभ यहां लाभार्थियों को मिलने लगेगा। देखिए, ईजाबोई स्कीम एक बहुत ही अच्छी स्कीम सरकार की तरफ से स्टार्ट की गई है, जिसमें लाभार्थी को 2000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है अगर वो हमारे यहाँ 2 दिन से ज़्यादा भर्ती रहे हैं तो। ऐसे में हमारे पास उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल होने के नाते बहुत सारे लाभार्थी की संख्या है, जिसका हम लोगों ने काम शुरू पहले दिन से किया हुआ है, और उम्मीद है कि 7-8 दिन के अंदर वो हम सभी लाभार्थियों को
उनका पैसा ट्रांसफ़र करने में सक्षम रहेंगे। नहीं देखिए, इसमें हमारे पास ये जब भी बजट आया उसके बीच में हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था, लेकिन ये काफ़ी लंबा 1 साल का पैसा निकालना था, तो इसमें कोई रॉन्ग अभ्यर्थी को ना मिल जाए और अच्छे अभ्यर्थी भी को मिले, तो ये भी एक एम रहता है। तो 1000 से ऊपर हमारे लाभार्थी हैं, उनकी लिस्ट तैयार है और बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं 4-5 दिन के अंदर ये पूरा हो जाएगा। बागेश्वर जिले में 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी का बड़ा पदाधिकारी बताया जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा लगातार कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। इस मामले को लेकर यहां महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है और सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेस महानगर कमेटी के ही अध्यक्ष जसविंदर सिंह योगी ने कहा कि बागेश्वर प्रकरण से पूरा प्रदेश यहां शर्मसार हुआ है और राज्य में लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने आरोपी को भाजपा नेता बताते हुए राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए और योगी ने कहा कि इस तरह की यहां पर जो घटनाएं हैं भविष्य में ना हो, इसके लिए सरकार को ठोस नीति बनाने की भी जरूरत है। यहां गोगीत की तरफ से ये पूरी बात कही गई है। जो बागेश्वर में जो वारदात हुई है, भाजपा के नेता पूर्व बजरंग दल के अध्यक्ष ने जो हरकत करी है, उसके लिए पूरा उत्तराखंड शर्मसार किया है। आज हमने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया कि कानून व्यवस्था जो है चरमरासी गई है और दिन ब दिन मामले आगे ऐसे आते जा रहे हैं। कहीं महिलाओं पर शोषण हो रहा है, कहीं लूट हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं चोरी हो रही है और दिन ब दिन मामले पिछले 1.5-2 सालों में बढ़े हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर आज हम लोगों ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है और इनको एक ठोस नीति बनानी चाहिए, कोई योजना बनानी चाहिए, इस तरह की बातें भविष्य में ना हो। उधर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बागेश्वर जनपद में विश्व हिंदू परिषद की नगर अध्यक्ष द्वारा एक नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने की घटना को लेकर विकासनगर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव विकास शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाओं पर उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इन घटनाओं को भाजपा से जुड़े संगठनों के कुछ लोग अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस प्रकार की किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने भाजपा सरकार से इस्तीफे की मांग कर दी। बागेश्वर में जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष ने एक नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार जैसा जघन्य कांड किया है, आज उसी संदर्भ में पुतला दहन किया गया और सरकार से मांग की गई है कि ऐसे दोषियों को तत्काल रूप से फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार इन जघन्य कांडों में शामिल हो रहे हैं। अंकिता भंडारी केस हो या चाहे अभी कल परसों वाला बागेश्वर का केस हो, इसमें हम चाहते हैं कि दोषियों को शीघ्र से शीघ्र फांसी दी जाए, अन्यथा कांग्रेस सड़कों पर आकर संघर्ष करेगी। संयुक्त नागरिक संगठन की पहल पर यहां जनसंवाद में हुए सामूहिक निर्णय के अंतर्गत दून डिक्लेरेशन के नाम से दून वासियों ने उत्तराखंड सरकार के नाम जारी जो घोषणा पत्र है वो कर दिया है और उसी को लेकर एक प्रेस क्लब के अंदर देहरादून में प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान देहरादून की कई सीनियर सिटीजन के साथ चर्चा कर ये घोषणा पत्र यहां पर बनाया गया और इसके बारे में मीडिया को पूरी जानकारी दी गई। मीडिया को संबोधित करते हुए समाजसेवी अनूप नोटियाल ने बताया कि इस घोषणा पत्र में 31 बिंदु रखे गए हैं जो कि उन तमाम चीजों से संबंधित हैं जिसे देहरादून में बदलने की जरूरत है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर राय मशवरा में भी यहाँ बात रखी गई है। राय मशवरा लेने की बात हुई। घोषणा पत्र में यहाँ पर राय मशवरा लिया गया है। संयुक्त नागरिक संगठन के अनुसार ये घोषणा पत्र पर शहरवासियों की भी राय ली जाएगी और शहरवासियों के 50,000 हस्ताक्षर करवाने के बाद ये घोषणा पत्र राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। ये तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, बड़ी सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि भाई आज करा और कल उसके परिणाम आ जाएंगे, क्योंकि एक पूरे शहर की बात है, शहर में रहने वाले देहरादून शहर में रहने वाले लाखों लोगों की बात है। और जो पूरा जो गवर्नेंस की जो मशीनरी है, जो यहाँ की समय वर्तमान की दुर्दशा है, यहाँ पर जो शहरी फेलियर्स हमें देखने को आ रहे हैं, उनको रेखांकित करते हुए भविष्य की जो चिंताएं हैं उन्हें भी स्पष्ट तौर से वहाँ पर सामने लाते हुए और अंततः को समाधान। तो आज के जो दून डिक्लेरेशन में जो कि बहुत सारे शहर के नागरिकों का, संयुक्त नागरिक संगठन का, जो यहाँ का RW एसोसिएशन है, जो शहर के प्रबुद्ध नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, महिलाएं हैं,
उनका एक साझा प्रयास है 14 पन्ने का आज एक दून डिक्लेरेशन, जिसमें 31 बिंदु हैं 3 अलग अलग सेक्शंस में, उसको जारी किया गया है। इसके बाद में जो अगला कदम होगा वो इस दून डिक्लेरेशन के साथ में देहरादून शहर के 50,000 लोगों के साइन लेने का अगला मिशन, और उसी के साथ में जो है सरकार के सामने ले जाकर के इस दून डिक्लेरेशन को ले जाया जाएगा। यही कामना की जाएगी कि सरकार जो है इस दून डिक्लेरेशन को गंभीरता के साथ लेगी। इसमें जो 31 बिंदुओं का जिक्र किया गया है उस पर अध्ययन भी करेगी, और उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उस पर काम करके जो है जो देहरादून शहर की दुर्दशा है उसको बेहतर बनाने में कुछ ना कुछ क्रिएटिवली काम करेगी, मेहनत से काम करेगी, ईमानदारी से काम करेगी, टाइमबद्ध तरीके से काम करेगी, गुणवत्ता के साथ। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।